हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो संज्ञा है वो विकारी शब्द का ही एक भेद है। संज्ञा के बारे में हम जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा देखिए ऐसे शब्दों को कहा जाते हैं जो किसी नाम के बारे में बताता है, जो किसी वस्तु के बारे में बताए, किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताए, किसी स्थान के बारे में बताए। तो ऐसे सारे शब्दों को जो किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का हमें बोध करवाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ऐसे सभी शब्दों को हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव का बोध होता है। तो अब देखिए संज्ञा के जो भेद उदाहरण हम देख लेते हैं। संज्ञा के उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लड़का, राम, सुंदरता, पंजाब आदि। अब देखिए ये सभी ऐसे शब्द हैं जो किसी नाम का बोध कराते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। लड़का भी एक शब्द है जिसे हमें ये पता चलता है कि किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है। राम हम जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। सुंदरता ये एक भाव है, ठीक है, भाव है जिसे हम ना तो देख पाते हैं ना छू पाते हैं, लेकिन हम महसूस कर पाते हैं। उसी तरह से पंजाब आपको पता है एक स्थान का नाम निर्धारित है, एक राज्य का नाम निर्धारित है पंजाब। तो ऐसे सारे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी भाव का बोध कराए, ऐसे सारे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा के भेदों के बारे में हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों में। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे इसके 5 भेद होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसके 3 भेद होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को आज हम खत्म करते हैं। पहले जो हमारी किताब थी उसके अकॉर्डिंग संज्ञा को 5 भेद माने जाते थे। ये हमारी प्राचीन मान्यता थी, उसमें संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे। लेकिन अब संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं और बाकी के जो 2 भेद हैं वो किसी एक भेद के अंतर्गत ही रखे गए हैं। इसको मैं आपको लिखकर समझा देती हूँ। तो संज्ञा के हमारे पास 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और जो चौथा और पांचवा भेद कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, वो जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कहा जाता है। पहला है समूहवाचक संज्ञा
और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्राचीन मान्यता के अनुसार इन दोनों को भी एक अलग भेद माना जाता था और ऐसे कुल मिलाकर 5 भेद हमारे पास हो जाते थे, लेकिन अब संज्ञा के 3 भेद हैं और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। इनके बारे में हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का बोध कराए, जिसका हम नाम रख देते हैं और वो नाम बदला नहीं जाता, उस स्थान को, उस जगह को, उस व्यक्ति को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा एक नाम निर्धारित होता है। अब मुझे देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक लड़की है, ये एक औरत है, ठीक है, एक लेडी है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन जिनको मेरा नाम पता है वो कहेंगे ये सरिता मैम है। तो इस तरह से जब वो लड़की शब्द या औरत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो किस में आ जाता है? वो जातिवाचक संख्या में आ जाता है। ठीक है, लड़की, औरत, इस तरह के जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब कोई मुझे मेरे नाम से ही पुकारे कि सरिता मैम पढ़ा रही हैं, तो सरिता मैम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सरिता नाम मेरा निर्धारित हो रखा है और मुझे सब इसी नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही जिन चीज़ों का नाम, जिस व्यक्ति का नाम निर्धारित हो चुका है, जिस स्थान का नाम निर्धारित हो चुका है, जिस वस्तु का नाम निर्धारित हो चुका है, ऐसे सभी नामों को, विशेष नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें ज़्यादातर देखिए नाम आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके उदाहरण आप देखिए, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जैसे कि राम, श्याम, सुमन, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। किसी भी बच्चे का नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये सारे के सारे नाम व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर और क्या आ सकता है? तो देखो, देशों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो ठीक है, मैं अपने आप लिख लूँगी, बोलो नहीं प्लीज़। अमेरिका आदि, इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आगे देखिए, नदियों, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम आप जानते हैं, जैसे गंगा, यमुना। पहाड़ में देख लीजिए, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, इस तरह के बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो किसी विशेष नदी का या विशेष पहाड़ का बोध कराए। ऐसे सारे नाम, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। नंबर 4 पे सड़कों के भी नाम रखे जाते हैं आजकल, है ना, आपने देखा होगा NH2, NH11, इस तरह के जो नाम हो गए, सड़कों के नाम, गलियों के नाम, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे देखिए, जैसे दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, तो दिशाओं के नाम हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे त्योहारों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम आ जाएंगे। ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पानीपत की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में आपने जाना होगा। संधि, वर्साई की संधि, बहुत सारी संधियों के बारे में जाना होगा। तो ये जितने भी नाम हैं वो सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ये सब जो हैं ऐसे जो नाम, ऐसे विशेष नाम जो किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का या विशेष चीज़ का, विशेष दिन का
विशेष नदी का, किसी का भी बोध कराते हैं जो विशेष है, जो उसी नाम से प्रसिद्ध है, तो ऐसे सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके आगे हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आइए देखें। देखिए, जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। पूरी जाति अर्थात मान लो मैं यहाँ पर 10 लड़कों को खड़ा कर दूँ तो प्रत्येक का नाम तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मैं प्रत्येक को लड़का कहकर संबोधित कर सकती हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 10 कुर्सियाँ यहाँ पर रख दूँ तो प्रत्येक का नाम मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन प्रत्येक को मैं कुर्सी ही कहूँगी। उसी तरह से ये जो बोर्ड है यहाँ पर मैं इसको व्हाइट बोर्ड बोलती हूँ। मेरे पास 2 मार्कर हैं यहाँ पर, देखिए, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। मैं इसे भी मार्कर बोल रही हूँ, इसे भी मार्कर बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों का नाम अलग अलग रखा है, मैं इनको इनकी कंपनी के नाम से बुला रही हूँ, नाम अलग रखा है, या मैंने इनका कुछ नाम फिक्स कर दिया है कि इसको मैं इसी नाम से जानूंगी। जैसे इस पे लिखा है सुपर जंबो, तो मैं कहूँगी कि इसका नाम मैंने फिक्स कर दिया है सुपर जंबो, आज के बाद इसे सुपर जंबो ही बोलेंगे और इसे एडजेल बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने दोनों को अलग अलग नाम से संबोधित करा है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं इसे भी कहती हूँ कि मुझे मार्कर ला के दे दो, इसे भी बोलती हूँ मार्कर ला के दे दो, ठीक है, तो दोनों को अगर मैं मार्कर ही बोल रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराएं, ठीक है, वो नाम हम 10 उस जैसी दिखने वाली 10 और चीज़ों को भी उसी नाम से पुकार सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम आपने देखा होगा ना, जैसे फिक्स कर देते हैं हम, कौवा हो गया। अब कितने भी उसी तरह के दिखने वाले पक्षी होंगे, हम सबको क्या बोलेंगे, कौवा बोलेंगे। उसी तरह से हम हाथी को देखते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल समान दिखने वाले जितने भी जानवर होंगे हम उनको हाथी बोलेंगे। शेर हो गया, 10 अगर शेर हमारे सामने आएंगे तो 10 के 10 को हम क्या बोलेंगे, शेर बोलेंगे। कोई उसका हमने अलग से नाम नहीं रखा होता। तो ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराएं, जो उसके समान दिखने वाले सभी चीज़ों का वो वही नाम हो, वो सारे नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें पशु पक्षियों के नाम हो गए। दूसरा व्यवसाय या पद का नाम हो गया, है ना। व्यवसाय या पद में जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। तो ये जो पद के नाम हैं ये वही नाम रहते हैं हमेशा, इनमें इनका कोई विशेष नाम नहीं रखा जाता। आगे हो गया जैसे प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों में मतलब क्या, इससे हम क्या समझते हैं, जैसे कि भूकंप आना, बिजली गिरना, ज्वालामुखी फटना। तो ये भूकंप, ज्वालामुखी, ये कहीं पर भी हो, इस तरह की आपदा कोई भी हो, हम उसे वही नाम देंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक तत्वों के नाम हो गए। इस तरह से अन्य नाम भी, या फिर वस्तुओं के नाम। आगे हो गया वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में जैसे कुर्सी, डेस्क, मेज, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, दीवार, दरवाज़ा, इस तरह के कितने भी शब्द ले लो आप, वस्तुओं के नाम, वो नाम वही रहते हैं और उस जैसे दिखने वाले समान वस्तुओं को हम उसी नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। उम्मीद है आपको जातिवाचक संज्ञा समझ आई है। इसके आगे हम जातिवाचक संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद, पहला मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा।
ठीक है। अब देखिए ये भी ऐसे शब्द होंगे जो पूरी जाति का बोध कराएंगे, है ना, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये किसी समूह का बोध कराएगा, यानी ऐसे समूह का बोध कराएगा जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कक्षा हो गया, कक्षा शब्द। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, है ना, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों की उस पूरी टोली को हम क्या कह रहे हैं? कक्षा। वैसे ही 10 बच्चों का ग्रुप कहीं पर जाएगा उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम टीम बोल देते हैं। क्रिकेट में जो 11 खिलाड़ी होते हैं उस पूरी खिलाड़ी की टीम को हम टीम शब्द कह देते हैं। इस तरह से टीम, कक्षा, मंडली, सभा, ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। और उस समय में उस समूह में जितने भी व्यक्ति या वस्तु होंगी उनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे पदार्थों के नाम आएंगे, ऐसे वस्तुओं के नाम आएंगे जिनको मापा या तोला जाता है, ठीक है, जिनका हम वजन नापते हैं। जैसे हम सेब खरीदने जाते हैं तो हम 1 किलो के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम दूध लेते हैं तो लीटर के हिसाब से लेते हैं। तो ऐसे सारे शब्द जिनको मापा या तोला जाता है वो सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कि चीनी, चावल, दूध, घी, ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं जिन्हें मापा या तोला जाता है, ठीक है। सोना चांदी भी आ सकता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको पहले प्राचीन मान्यता के अनुसार इन्हें अलग अलग भेद की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद माना जाता है। इसके आगे हम तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो ऐसे सभी शब्द जो किसी भाव का बोध कराए। भाव यानी हमारे मन के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कभी हमें हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी किसी के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो इस तरह के जितने भी भाव हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें वो सारे शब्द आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे भाव आएंगे जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उन्हें हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द ही मैं लेती हूँ, ईमानदारी। अगर मैं कह दूँ कि राम जो है ईमानदार लड़का है, राम ईमानदार लड़का है, तो मैं राम को तो देख सकती हूँ, राम को छू भी सकती हूँ, लेकिन वो ईमानदार है, इस ईमानदार शब्द को, उसकी ईमानदारी को ना तो मैं देख सकती हूँ ना मैं छू सकती हूँ, लेकिन केवल महसूस कर सकती हूँ राम के स्वभाव के कारण। अगर राम का स्वभाव मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, कभी उसने मेरे साथ इस तरह का कोई व्यवहार किया जिससे मुझे उसकी ईमानदारी दिखाई दी हो, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ राम ईमानदार लड़का है। उसी तरह से होता है बुराई। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगा तो हम क्या कहेंगे? इसके अंदर बहुत अधिक बुराई है ना। तो बुराई शब्द को भी ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन किसी के स्वभाव के कारण हम उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही हो गई सुंदरता, बड़प्पन, इस तरह के अनेक शब्द हो सकते हैं। अब देखिए जो भाववाचक संज्ञा है और ये जो शब्द है ये ज़्यादातर एक विशेषण का काम करते हैं। भाववाचक संज्ञा विशेषण शब्दों के द्वारा ही बनती है, जातिवाचक संज्ञा के शब्दों के द्वारा बनती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो वो कैसे बनती है? देखो ये यहाँ पर जो मैंने बड़प्पन शब्द लिया है, इसका विशेषण क्या होता है? बड़ा, है ना। बड़ा शब्द से मैंने इसकी संज्ञा बना दी और संज्ञा बन गया हमारे पास बड़प्पन।
उसी तरह से देखो बुराई जो शब्द है, बुराई शब्द ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण क्या है? बुरा, है ना। अब देखिए बुरा शब्द विशेषण है और बुरा से बना बुराई, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से सुंदरता के अंदर जो विशेषण छुपा है वो है सुंदर। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि विशेषण से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है तो वो देखिए जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे शब्द लिया बूढ़ा, ये जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा शब्द। ठीक है, जितने भी हम बुजुर्ग व्यक्तियों को देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति है ना। ये विशेषण हो, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन इससे क्या हो गया, अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो भाववाचक संज्ञा बन गई बुढ़ापा, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा आना ही है, इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। उसी तरह से मित्र शब्द, मित्र शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्र से बना मित्रता। जीवन में मित्रता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए अपने मित्रों के साथ सदा बने रहें, उन्हें सही राह पर लेकर जाएं। तो मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा, मित्र से बना मित्रता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से हम आपने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना देखा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना देखा, और अब क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना देखी। तो जैसे सजाना, ठीक है, सजाना ये एक क्रिया हो गई कि हम कोई मान लो कोई दीवार सजा रहे हैं तो सजाना एक क्रिया हो गई। लेकिन इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, सजावट, कि सजावट आपको कैसी लग रही है ना, सजावट। उसी तरह से हंसना एक क्रिया है, लेकिन उसे भाववाचक जो संज्ञा बनी है वो बनी है हंसी। ठीक है, तो ये हो गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस तरह से अनेक भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा के बारे में आज हमने जाना, उनके भेदों के बारे में हमने जाना। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ आया है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और उसे पॉज करके उसके नोट्स बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके लिए इस तरह की और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मदद मिलेगी। धन्यवाद।